कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि बजरंगबली का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर यूं ही बरसता रहेगा और आप अपने मेहनत पे, आप अपने परीक्षाओं में सफल होंगे, है ना। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आज हनुमान चालीसा से शुरू करेंगे हम अपना सेशन। तो सबसे पहले चलिए आ जाइए, फटाफट से हनुमान चालीसा करते हैं एंड देन इसके बाद जो है हम क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराट सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महादेव वंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उलाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाय, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कब को बिद कैसे के कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपति, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब सिख जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताल मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लांग गया अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, सब दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटाए नित मिटाए सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाय, जो सद बार पाठ कर कोई छूटे, बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरचेरा, की जय नाथ जय माटेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता से हृदय बसंत सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, हमारे ऑडियंस की जय, है ना, और ICI की जय हो, और बहुत बढ़िया सभी की जय हो। बजरंगबली की कृपा आप पर, हम पर, सभी पर बरसती रहे, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो मेहनत है, राइट, उसको सही दिशा मिले, सही दशा मिले, ताकि आप अपने मंजिल को जो है दोस्तों जल्द से जल्द पहुंच जाओ। तो चलिए इसी के साथ अब जो है आज का क्लास जो है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, मजा आ गया। होप सो एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जो है आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे करते रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे कर रहे, घर पे हो आप, ये करते, इससे पॉजिटिव एनर्जी जो है दोस्तों वो मिलती रहती है। चलिए, तो आज जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, यस। और चूंकि ये जो चैप्टर है दोस्तों सेक्शन नंबर 37 से लेके, कहां से लेके 37 से लेके 67 तक का है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 30 सेक्शंस अपने को कवर करने हैं। कोई बात नहीं, नेवर फियर, गुरु गुप्ता इज हियर, राइट, यस। तो सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, बस अपने को क्या रखना है, पेशेंस रखना है। कलयुग में सबसे बड़ा शस्त्र जो है अपने पास वो है पेशेंस, राइट। जिसके पास धैर्य है वो कलयुग में हर एक जंग जीत जाएगा। कोई जल्दी जीत जाएगा तो कोई देर से जीतेगा, पर यस, धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, आप अपनी मंजिल तक दोस्तों पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो है एग्जाम में आए हुए हैं,
है ना। तो अपने को इस चैप्टर को जो है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से जो है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले थोड़ा सा जो बेस की जरूरत है वो मैं बेस दूंगा आपको, और इसके बाद जो है हम लेक्चर को पेश देंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ दोस्तों आता है हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं और देखते हैं कि जो एग्रीमेंट होते थे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो कैसे होते थे कि दोस्तों यहाँ पे दो पार्टीज होती थी। एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करता था, राइट, दैट इज ऑफर टू सपोज सेल हिज कार। ऑफर क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑफर की बात कर रहा है कि भाई मुझे अपनी कार बेचनी है, तो विल यू बाय माय कार। तो ऑफर टू सेल हिज कार, तो डेफिनेटली यू एटीट्यूड रहता है, तो विल यू बाय माय कार आता था। यहाँ पे रुपीज से सपोज मान लिया हमने 5 लाख का। थोड़ा सा बेस देंगे और ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस हमारे बेसिक एग्जांपल में कहां फिट बैठता है दोस्तों, वो आगे समझेंगे। ठीक है, ओके ना। इसने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, एग्री कर लिया इसने, यही होता था ना, एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया, कंसिडरेशन को भी ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या बन गया दोस्तों, एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट को बनने के लिए 3 चीजें जरूरी, नंबर 1 इज ऑफर, नंबर 2 इज एक्सेप्टेंस एंड नंबर 3 इज व्हाट कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो भैया एक ने क्या करना है, कार बेचना है, और दूसरे ने क्या करना है, पेमेंट करना है। एम आई राइट और नॉट, यस। तो ऑब्लिगेशन क्या बन गया दोस्तों, इसका राइट्स क्या था, यस, राइट्स क्या था, दैट इज एक्सेप्ट मनी, ये राइट्स है। तो ऑब्लिगेशन क्या है इसका, यहाँ पे राइट्स लिख देते हैं, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशंस लिख देते हैं। पिक्चर क्लियर करिए दोस्तों, यहाँ पे ऑब्लिगेशंस में क्या आ रहा है, पे मनी, यस और नो, यस। और यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या था इसका, सेल हिज कार, राइट। और इसके मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन में ये बोलूंगा सेल तो था, तो टू गिव हिज कार एंड टू रिसीव द कार। तो दोनों के पास राइट्स है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन है, डेफिनेटली जो है ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पर ये अभी ये चीजें हुई नहीं है, ये कहां पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है एग्रीमेंट पे। मतलब सिर्फ क्या हो रही है, लिखा पढ़ी, क्या हो रहा है, ये लिखा पढ़ी हो रहा है। मतलब एग्रीमेंट बन गया, साइन हो गया, सब कुछ हो गया, पर क्या अभी तक एक्चुअल में कार डिलीवर हुई, नहीं हुई। क्या एक्चुअल में पेमेंट हुआ, नहीं हुआ। सिर्फ अभी क्या हुआ, एग्रीमेंट बना, दस्तावेज रेडी हुए, दस्तावेज रेडी हुआ, यस और नो, यस। तो इसको मैं क्या बोला, इसने ऑफर दिया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सिर्फ अभी बातों बातों में या लिखा पढ़ी में बात हुई है, एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुआ, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ। तो मतलब अभी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों ही पार्टी ने अभी तक अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो जिस तरीके से ऑफर को कम्युनिकेट करने के लिए दो तरीके से होता था, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड। सेम वे एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करने के लिए या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड, या ओरली बोल दिया या बाई एक्ट कुछ तो भी ऐसा कर लिया जिससे समझ में आ गया कि ऑफर जो है कम्युनिकेट हुआ है और इधर से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है। यहां तक पिक्चर क्लियर है, यस। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने ये बोला, क्या बोला मैंने, जब मैंने ये बोला कि भैया लिखा पढ़ी कर लो, तो अभी सिर्फ दोस्तों लिखा पढ़ी हुई है, परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ना ही इसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है और ना ही इसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया। तो दोनों साइड से क्या है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब अगर क्या होता है, एग्रीमेंट बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, ओके, एग्रीमेंट बन गया, सब कुछ अच्छा था, एज पर सेक्शन 10 था, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट में, दस्तावेज में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आई दोस्तों कहां पे, परफॉर्मेंस की, जब बात आई कहां पे दोस्तों, परफॉर्मेंस की, तो ये सपोज मान लो ए था, ए ही है ना, हाँ, ए ने बी को बोला कि भैया मैं कार ला रहा हूं, मैं कार ला रहा हूं, बताओ डिलीवर कहां पे करना है।
पिक्चर क्लियर है? यस। तो अब ये जो गया, मेरी बात ध्यान से, मैं कार ला रहा हूं, बताओ डिलीवर कहां पे करना है। मतलब ये क्या भेज रहा है, ये क्या भेज रहा है, ऑफर टू परफॉर्मेंस। ये बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, अभी मैंने जो ऑफर दिया था वो ऑफर S2 क्या था, वो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर था, एग्रीमेंट बन गया। अब मैं ऑफर, भैया मैं कार ला रहा हूं, बताओ डिलीवर कहां पे करना है, तो ये क्या दे रहा है, ऑफर टू परफॉर्मेंस। क्या दे रहा है ये, ऑफर टू परफॉर्मेंस दे रहा है। इसने बोला कि भैया घर पे ले आओ, तो इसने क्या कर लिया, इस ऑफर को इसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इस बार ऑफर नहीं बोल रहा हूं मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों, ऑफर टू परफॉर्मेंस। तो इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आई एम क्लियर। तो अब वर्ड सबसे पहले तो ये समझ जाना कि सर मियर ऑफर एंड ऑफर टू परफॉर्मेंस दोनों फर्क है। मियर एक्सेप्टेंस एज टू ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजें अलग है। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ आपको किस लिए बताया है दोस्तों, ताकि हम चैप्टर 8 को बखूबी समझ सके। कोई बात नहीं सर, इतना समझ में आ गया। ऑफर जो है एग्रीमेंट बनाने के लिए, या हम अपना इंटेंशन जो है यहां पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ हम क्या कम्युनिकेट कर रहे थे दोस्तों, इंटेंशन, कि मैं विल यू बाय माय कार, आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग माय इंटेंशन विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑफर, right? And my intention whether it is ready to accept by B, it is dependent upon the consent of the B, and that consent must be free consent. तो B बोला yes I am accepting your consent, मतलब I am accepting your offer। तो यहां पे जो कम्युनिकेट हो रहा है वो दोस्तों इंटेंशन हो रहा है। जब इंटेंशन कम्युनिकेट हो गया, जब मन मिल गए, है ना, जब मन मिल गए तो फिर परफॉर्मेंस हो जाएगा। पर अगर मन ही नहीं मिला तो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं आती, तो वो हमेशा एग्जीक्यूटरी रहेगा। तो अब ये जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था, इसको एग्जीक्यूटेड बनाना था दोनों साइड से। तो इसने बोला कि भैया बताओ आज ड्यू डेट, आज वो घड़ी आ गई है जब मुझे कार जो है वो आपको डिलीवर करना है, बताओ मैं कार डिलीवर कहां पे करूं। तो इसने बोला साहब घर पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इसके घर जाते वक्त जो है बहुत ज्यादा पहाड़ थे, और पहाड़ पे इसको गाड़ी ले जाने में डर लग रहा था। तो ये बोले साहब एज सच आपने एग्रीमेंट बनाते वक्त ये नहीं बोला था कि गाड़ी घर पे लाना है या सपोज कहां पे लाना है, मैं मेरे लिए जो कन्वीनियंट लग रहा है मैं उस जगह पे आपको गाड़ी डिलीवर कर सकता हूं। घर आपका चूंकि पहाड़ों में है, पर्वतों में है, राइट, तो वहां पे नहीं कर पाऊंगा, हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे मैं कर सकता हूं। सपोज ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस, डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोले नहीं साहब, या तो पहुंचाओ तो घर पे पहुंचाओ, नहीं तो मत पहुंचाओ। अब चूंकि एज सच ये स्पेसिफिकली बात एग्रीमेंट में नहीं की गई थी कि एज टू डिलीवरी कहां होनी है, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। उसने बोल दिया था कि भाई मैं कार बेच रहा हूं, आप कार खरीदना चाहते हो, बोले हाँ साहब खरीदना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर और नॉट क्लियर। बट अब कंडीशन लग गई एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द परफॉर्मेंस, कंडीशन लग गई सर, या सपोज मान लो पहले ठीक है बात हो गई, ऐसे भी आप समझ लो कि चलो घर पे पहुंचाने की बात हुई थी, पर अचानक अब बारिश वगैरह हो गई, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह वाला इलाका था, प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। परफॉर्म करते वक्त, वादा करते वक्त अलग बात है, परफॉर्म करते वक्त सिचुएशन में भी अलग हो सकता है ना। जब वादा कर रहे थे तो उस समय का मौसम अलग था, और जब परफॉर्म कर रहे हैं तो मौसम अलग है। तो मौसम की बात है दोस्तों, तो यहाँ पे वो मौसम नहीं था कि वो उसके घर तक पहुंचा सके। अब यहाँ पे बड़ी सिचुएशन अराइज हो जाएंगी। क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है, नहीं 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 आप यहाँ पे नहीं, आपको यहीं पे पहुंचाना पड़ेगा। दूसरे लोगों को बोल रहे साहब यहाँ पे नहीं पहुंचा सकते, मैं यहाँ तक पहुंचा देता हूँ, उसके बाद आप ले लेना, हो सकता है, यस और नो, यस। अब इन सिचुएशन में क्या होएगा, अब ठीक है एग्रीमेंट तो बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं यहाँ पे वाइडेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या दोनों ने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म किए? अगर दोनों ने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिए और दोनों राजी खुशी से मान गए तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो, डिस्चार्ज कर दिया हमने कॉन्ट्रैक्ट को। और अगर दोनों ने अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया सही तरीके से एज मेंशन इन द एग्रीमेंट और एज कंसेंटेड बाय द पार्टी एज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, राइट, it may or may not be amount to breach of contract।
तो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है, वाइड है, वाइड वाइड, उसकी बात नहीं कर रहा, वो बात गई, खत्म हो गई। अब ये बात कर रहे हैं साहब सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ बढ़िया है, पर अब जो ये परफॉर्मेंस अगर नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से एज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, राइट, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा, हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया तो इधर क्या होएगा, अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर हो गया तो क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, अगर परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो, यस। तो कहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कहां पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझने के लिए मुझे जो है ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो अब जब मैं बात करूंगा दोस्तों ऑफर टू परफॉर्मेंस की, आ रहा है बात, मैं ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑफर टू परफॉर्मेंस। सो ऑफर एंड ऑफर टू परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, ऑफर एग्रीमेंट बनने के पहले दिया जाता है या एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर दिया जाता है, पर जब लिखा पढ़ी हो जाती है, दस्तावेज बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, उसके बाद जो आप परफॉर्म करते हो तो परफॉर्म करना भी परफॉर्म करने का ऑफर दे रहा है। अगर मैं कार लेके चल दिया मतलब नाउ आई एम ऑफरिंग टू डिलीवर द कार, तो मतलब दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। और अब अगर वो कार लेने आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्टेंस एज टू द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो अगर इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मैं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस कितने तरीके के होते हैं। देखिए कहानी कहां से चलेगी, कहां पे पहुंचेगी, आपको मजा आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट मेरा आप सबसे यही है दोस्तों कि कोई भी सेशन मिस मत करिएगा। सेशन बहुत कनेक्टिविटी में है, सेशन बहुत लॉजिकल तरीके से जो है वो आपको डिलीवर हो रहा है, राइट। तो आई एम गिविंग यू ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एज टू डिलीवरी ऑफ माय लेक्चर, राइट। तो यू मस्ट एक्सेप्ट माय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो चलिए आप अब ये मत बोलिए सर यहाँ पे तो एग्रीमेंट है, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो क्योंकि यस डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि सी हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो एज सच ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू कॉन्ट्रैक्ट तभी आएगा जब वहां पे क्या रहेगा दोस्तों, वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। तो एज सच हमारे बीच में कोई वैलिड एग्रीमेंट है नहीं, राइट। तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं, पर फॉर द सेक ऑफ that teaching the concept I am using the word offer to, sorry क्या बोला मैंने, yes, communication of offer of performance, clear, yes। तो अब ये बोलते हैं सर परफॉर्मेंस कितने तरीके के होते हैं, तो बोलते हैं सर परफॉर्मेंस जो है वो 4 तरीके के होते हैं, और इन्हीं 4 तरीके के परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए जो है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर बनाया गया है। नंबर 1 पहला आता है दोस्तों एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। दूसरा है दोस्तों यस सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर 3 है पार्शियल परफॉर्मेंस। एंड नंबर 4 है दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस तरीके से या नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर में लाने के पहले आपको इस चैप्टर की जो एसेंशियल्स है वो मैं बता दूं, तो वो आपको यहां से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब समझ में आ गया क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस दोस्तों वो परफॉर्मेंस होता है जहां पे दोनों पार्टीज ने अपने अपने परफॉर्म एक्चुअली ऑब्लिगेशन जो है एक्चुअली परफॉर्म कर लिया, मतलब मैं इसको बोलूंगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पे कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं उसको बोलता हूं एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या इस परफॉर्मेंस के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है जो चैप्टर 8 है? नो, चैप्टर 8 इसके लिए नहीं बनाया गया दोस्तों। एक्चुअल परफॉर्मेंस आप परफॉर्मेंस दे लो कोई दिक्कत, बट अगर मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो परफॉर्म आप कर रहे हो वो इस चैप्टर के लिए, वो इस चैप्टर के हिसाब से रहेगा। तो मतलब क्या है, वहां पे सेक्शंस है, दैट इज सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 37।
कि अगर आपने दस्तावेज बना लिया, देखो यहां पे आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली एज सच परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर जो है इन चीजों के लिए नहीं है, जो इसकी टेक्निकलिटी हम बात करें, बट यस परफॉर्मेंस की अगर बात आएगी तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जरूर, बट जो टेक्निकलिटी हमें इस चैप्टर की पढ़नी है वो इसके लिए नहीं था, वो किसी और के लिए, वो मैं बताऊंगा, पर आप समझो आगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलता है कि भैया जब एक ने वादा किया तो उसको निभाना भी पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब ये वादा प्रोमिसर भी करेगा एंड एज अ रिजल्ट वादा चाहे वो कंसिडरेशन के रूप में कर दे या ऐसे प्रॉमिस कर दे, प्रॉमिस ही भी कर सकता है। तो ये बोलता है चाहे वो ए हो या बी हो, ए अगर प्रॉमिस कर रहा है, ध्यान से समझना, ए अगर ऑफर दे रहा है और बी अगर इस ऑफर को क्या कर रहा है दोस्तों, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, इनके लिए इस ऑफर मतलब वादा, अब वादा जो किया है वो क्या करना पड़ेगा बेटा, निभाने का वक्त आ गया, तो निभाने का वक्त, निभाने के लिए बाध्य कौन करेगा, वादा करना अलग बात है, पर वादे को निभाना भी पड़ेगा, ये कौन बोलेगा, सेक्शन नंबर 37 बोलेगा, निभाना पड़ेगा 37। तो क्या आपने वादा किया कि कार आपको बेचनी है तो आप कार दो उसको, उसके पोजीशन में दो कार, ये बोलेगा 37। आपने बोला वादा एक्सेप्ट किया, कितने में, 5 लाख रुपए में, तो दो 5 लाख रुपए निभाओ इसको, तो इसके लिए भी जो है 37 लगेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो अगर यहां पे आप देखो सेक्शन नंबर 37 को, ये रहा पहला, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई चाहे रोके जमाना तुमको आना पड़ेगा। सेक्शन 37 अगर समझ में आ जाए, आगे होगा, इस लाइन से समझ में आ गया होगा क्या, जो वादा किया, जो आपने शुरू में ऑफर दिया था, ऑफर टू परफॉर्मेंस का वक्त आ गया, अब आपको एक्चुअल में परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वही एक चीज है कि अब यहाँ पे आप परफॉर्म करने वाले हो, परफॉर्म मतलब एक्चुअली परफॉर्म कर दिया या तो अबाउट टू परफॉर्म, अब आप परफॉर्म करने जा रहे हो। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अब पार्टीज का मतलब ना है प्रोमिसर नहीं प्रोमिसी, बल्कि दोनों पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट लिखा, प्रोमिसर एज वेल एज प्रोमिस। तो ये जो सेक्शन 37 अप्लाई होगा दोस्तों, इट इज एप्लीकेबल टू प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। बहुत मजेदार सेक्शन है ये। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो परफॉर्म कर दो या तो ऑफर टू परफॉर्म। हाँ आ रहे हैं, फोन वोन करके बता दो साहब आ रहे हैं, कार लेके चल दिया है, तो इंप्लाइड ऑफर टू परफॉर्म हो गया। द रिस्पेक्टिव प्रोमिस, रिस्पेक्टिव से भी समझ में आ गया, दोनों पार्टीज की बात हो रही, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एग्जाम्पल इसका मैं यहीं पे शॉर्टकट में बोल देता हूं, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, तो ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती चले। ए ने बी को, ए इंडियन था, बी पाकिस्तान से था, ए ने बी को बोला कि मैं ये जो फरारी कार है ये मैं सेल करना चाहता हूं, विल यू बाय माय कार, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो गया। उस समय दोस्ती यारी थी, पर अचानक कुछ माहौल बिगड़ गया और दुश्मनी हो गई, राइट। तो जिस समय आपने एग्रीमेंट किया था, ट्राई अंडरस्टैंड दैट, एग्रीमेंट करने के पहले जो ऑफर आपने दिया था एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो वो सारा का सारा एग्रीमेंट वैलिड था, सब कुछ बढ़िया था, पर एग्जीक्यूट करते वक्त, परफॉर्म करते वक्त उसी समय पे कुछ प्रॉब्लम है, दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के लिए जाने दुश्मन हो गए, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो गया दोस्तों, कॉम्पिटेंसी अफेक्ट हो गई, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बोला, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कॉम्पिटेंसी अफेक्ट कर गई, मतलब दिमाग में पागल हो गया आदमी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, यस। तो परफॉर्म करते वक्त ये लगा कि वो पागल है या एलियन एनिमीज हो गई कंट्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस। उस टाइम पे अगर आपने परफॉर्म करने से मना कर दिया तो सामने वाला आपको बाध्य नहीं कर सकता, अनलेस लिखा है यहाँ पे। नॉर्मली बाध्य हो गए आप, सेक्शन 37 बोलता है, पर अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ, कोई सभी लॉ जो इंडिया में अप्लाई हो रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। तो ये समझ में आ गई। सेक्शन 37 दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है। यहां तक क्लियर है, यस। बोले अच्छा सर बहुत बढ़िया, यहां पे और एक पिक्चर क्लियर कर लो।
ए ने बी से वादा किया, बी ने ए से वादा किया। ए ने वादा किया था ए डाइड, मर गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब बोलो जरा फटाफट से कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर कंटिजेंसी में पढ़ाया था, कंटिजेंसी में पढ़ाया था। ए ने बी से मैरिज किया, याद करो कुछ तो भी ऐसा, और बी ने सी से शादी करने की बात की, बट बी मर गया। सर ऐसा कुछ बताया था नहीं बताया था? यस और नो? बी मर गया तो अब वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस, क्यों मर गया ना, एग्जिस्टेंस में नहीं, इम्पॉसिबल हो गया वो, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। नाउ अब ये बोल रहा है, मेरी बात ध्यान समझना, बी मर गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सेक्शन 37 देखो यहां पे, सेक्शन 37 बोल रहा है दोस्तों, promises bind the representatives of the promiser in the case of the death of such promisers before performance। ओहो, कुछ समझ में आया हो? अगर वो जो कंटिजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट में था, कंडीशन दी गई थी, वहां पे स्पेसिफिक कंडीशन दी गई थी, इसलिए बी के मरने पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया था। आगे बात समझ में? यस और नो? बी शादी करना चाहिए सी से, तभी वो 1 लाख रुपए देगा। बी मर गया, तो अब बी की जगह रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ी ना शादी करवाओगे यार, समझो ना। वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया था इफ बी मैरिज सी, तो उस केस में वाइड हो जाए, क्योंकि बी ने ही करना था सी से शादी। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्म। सर ये वाला सेक्शन 37 तो मजे ले लिया, बोले जब बी मर गया तो 37 बोलता है कि भाई बी के रिप्रेजेंटेटिव से शादी कर लेगा तो भी 1 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा। और साहब कैसे बात कर रहे हो? शादी की बात अलग है साहब, और गुड्स एंड सर्विस की बात अलग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस, उसके आगे इसीलिए लिखा हुआ है, a contrary intention appear from the contract। contrary intention मतलब otherwise intention appears from the contract। तो उस contingent contract में जो मैंने बताया था, वहां पे क्या बोला था? if B marriage C, तो वहां पे intention was very clear कि B ने ही C से मैरिज करना है, B का रिप्रेजेंटेटिव या B का कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन C से मैरिज नहीं करेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? यस। पर अगर गुड्स की बात है, कार डिलीवर करना, तो कार तो एग्जिस्टेंस में है ना। अब अगर ए मर गया तो ए ने बी को, ए की जगह पे बी का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। ऑथराइज्ड पर्सन, बोलो हाँ या ना? रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं ना? यस। तो जो रिप्रेजेंट करेगा ए को, वो अब कार को जो है वो डिलीवर करेगा। आप रोक नहीं सकते उसको। पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस केस में चूंकि कार की अगर हम बात कर रहे हो, कार जिंदा है, तो अगर ए डाइड है तो ए का कौन आ जाएगा दोस्तों? ए का रिप्रेजेंटेटिव अब ए की जगह पे काम करेगा, बी को कार डिलीवर करेगा, और बी जो है पेमेंट करेगा ए के रिप्रेजेंटेटिव को। आई होप आई एम क्लियर? हाँ सर मान लो बी भी मर जाता है, अब क्या होएगा? अब तो दोनों पार्टी मर गई। नहीं, अब बी का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। सेक्शन 37 बोलता है दोनों को मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का रिप्रेजेंटेटिव बी के रिप्रेजेंटेटिव को कार डिलीवर करेगा, और बी का रिप्रेजेंटेटिव ए के रिप्रेजेंटेटिव को ए जो है 5 लाख रुपए देगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेक्शन 37। हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। पर अगर मैं ये बोल दूं दोस्तों, ए बी से वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा दोस्तों? पेंटिंग बनाऊंगा। और ए ही पेंटिंग बना सकता है, बी जरूरी? ए पेंटर है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि ए का रिप्रेजेंटेटिव पेंटर होगा। तो अब ए ने बी को प्रॉमिस किया, मैं आपकी जो है रियल पेंटिंग बनाऊंगा, और आप, ठीक है, तो ए ने बी को बोला कि मैं कैनवास पे ए आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। बी बोला ओके आप बनाओ, मैं 1 लाख दूंगा। ए मर गया। अब क्या ए का रिप्रेजेंटेटिव आएगा? अब नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? रीजन है यहां पे स्किल वर्क, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं स्किल वर्क। जब कभी भी कॉन्सेप्ट स्किल वर्क होगा तो वो तो परफॉर्म ए कर सकता है ना। जो स्किल ए के पास है, जरूरी नहीं सेम स्किल, सेम लेवल की स्किल ए के रिप्रेजेंटेटिव के पास हो, ऊपर नीचे हो सकता है। यस और नो? यस। तो इसने बोला कि नहीं, अब या ऐसे ले लो, ए सिंगर है, ए मर गया, तो ए ने बोला कोई बात नहीं, मेरा चेला एज रिप्रेजेंटेटिव है, वो गाएगा। आ रहा है बात समझ में? बोले नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा। अब जैसे सपोज मान लो अरिजीत सिंह को आप बुला रहे हो कॉन्सर्ट में, आप
अरिजीत सिंह बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं आ पाया, या कुछ भी, भगवान ना करे ऐसा हो, तौबा तौबा, ठीक है, बट किसी वजह से अगर वो बोलता है ये भाई ये सिचुएशन थी, अगर ये सिचुएशन नहीं हो पाएगी तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सुनो, तौबा तो नहीं 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 नहीं, गलती गलती है, पर ठीक है, मैं शब्द आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज, ठीक है, डेथ का सिचुएशन आता है तो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि स्किल वर्क। पर इसमें भी एक चीज मैं बता रहा हूं, अब बोले कोई दिक्कत नहीं है, ए सिंगर है, सपोज ए सिंगर डाइट, मर गया, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का, ठीक है, तो तौबा तौबा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, अगर आपके इंटेंशन को हर्ट किया हो, ठीक है, तो ए सिंगर लेते हैं, ठीक है, XYZ ए सिंगर लेते हैं, ए सिंगर ए अगर मर गया तो बोले साहब एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, बी बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी गाना अच्छा गाता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इस केस में क्या हुआ, बी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा गाना गाता है, इसको ही बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसने ये अगर बोल दिया कि चलो बुला लेते, मतलब इसने कंफर्म कर लिया एज रिप्रेजेंटेटिव को, और इसके बाद अगर वो कैंसिल करना चाहेगा तो अब कैंसिल नहीं होगा। तो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया और एक दो गाने गा दिए उसने, और उसने बोला नहीं 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 ये मेरे को नहीं जमेगा, अभी कैंसिल करो, इसको वापस भेज, अब नहीं कर सकता, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? हाँ या ना? हाँ, यस। तो इस केस में वो अगर एग्जीक्यूट नहीं करता तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस आ रही है, भाई वो पहले बोला और फिर मना कर दिया, अब कैसे करोगे इसमें, राइट? यस, तो उसके लिए जो है ये पूरा चैप्टर नंबर 8 है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 37 पे आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिक्चर क्लियर? 37 क्लियर है? यस। तो 37 को कैसे याद रखेंगे? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई, खुदा भी रोक ले, अगर मतलब मौत वौत भी हो जाए तो भी ए रिप्रेजेंटेटिव आके निभाएगा, रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, कोई भी रोक ले साहब, आना ही पड़ेगा। तुम नहीं आ सकते तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव को आना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैरी इंटेंशन मतलब समझ में आ गया क्या? स्किल वर्क हो, इस केस में स्किल वर्क की बात हो रही है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। तो ये हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, ए डाइज बिफोर द डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप सेक्शन 37 आपको क्लैरिटी दे गया है। अब आते हैं हम सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या बोलता है? आपने जैसे पढ़ा होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा है ना? वर्क कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा अभी, अभी आप फाउंडेशन में हो, आगे आओगे तो पढ़ना पड़ेगा इसको, इंटर में हो गया। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब काम बहुत बड़ा हो, है ना? जैसे रोड बनाना है, अब रोड बनाने कोई एक झटपट का तो काम नहीं कि कार आया लाया बेच दिया साहब हो गया बात खत्म, एक झटके में काम खत्म, नहीं। अब रोड बनाने का कार्यक्रम है तो ये लंबा चलेगा, है ना? तो अगर बड़ा काम है, या सपोज कोई सोसाइटी बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो टाइम है, 1 साल लगने वाला, 2 साल लगने वाला। तो इस केस में क्या होता है? सपोज मान लो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ईयर्स में क्या बनानी है आपको? सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट? अब इस नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्तों? चलो मैं वही बोल रहा हूँ, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट बन गया, अब काम चालू होगी। अब काम कैसे चालू होगा? तो ऑफर टू परफॉर्मेंस क्या भेज रहा है? चलो ये मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, मतलब ऑफर टू परफॉर्मेंस की, अब मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने वाला हूँ, काम चालू हो गया, मतलब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस आ गया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, काम चालू हो गया। और अब जैसे ही काम हुआ खत्म, सपोज मान लो 25% काम खत्म हो गया, समझना बात को। सपोज मान लो 50 करोड़ में ये डील फाइनलाइज हुआ था सोसाइटी के साथ एंड कंस्ट्रक्टर के साथ। तो कंस्ट्रक्टर कौन हो गया? प्रोमिसर हो गया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, दो साल के अंदर ये पूरी सोसाइटी, जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसे ही दूंगा। सोसाइटी भी रेडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेडी हो गई, उसके मेंबर्स रेडी हो गए, 25% काम हुआ, उसने बोला भैया 10 करोड़ दे दो। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, 10 करोड़ ले लिया। फिर इसके बाद आगे चले तो 50% कंप्लीट हुआ, आपने 15 करोड़ और ले लिया, टोटल हो गया 25 करोड़। इस तरीके से जाके 95% काम हुआ। अब बोले साहब आपने क्या बोल दिया, मेरी बात ध्यान समझना,
एग्रीमेंट वगैरह सब वैलिड हो गया था। अब जब ये बार बार पैसे मांग रहा था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला साहब 15 करोड़ दे दिया है, 35 करोड़ बाकी है। अब आप 95% हो, अच्छा चलो मान लो एक काम और कर देते, 85% पे आया, 85% पे आया तो मान लो 15 करोड़ और हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 40 करोड़। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब आगे चल रही थी गाड़ी, ऑलमोस्ट 2-3 महीने और बचे थे, 15% काम बाकी था 100% पे आने के लिए। बोले 10 करोड़ है सब। तो ये जो था 99% काम हो गया। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, आप इसको 95% बोल दो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, 92% बोल दो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि रॉकेट लॉन्च करना है आपको, रॉकेट लॉन्च करना, सब रॉकेट वगैरह सब बना दी, बट फ्यूज कंडक्टर लगाना रह गया। आपने बस वो फ्यूज कंडक्टर ही नहीं लगाया था, मतलब आपने 99% काम कर दिया और आप बोलोगे सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस हो गया साहब। मान लिया मैंने सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, सिर्फ वो फ्यूज कंडक्टर आपने नहीं बनाया उसका, तो बताओ भले ही वो काम 2% बाकी हो बट वो मेन हो गया ना। जब तक आप फ्यूज कंडक्टर जो आप कंस्ट्रक्ट करके नहीं दोगे या उसे बना करके नहीं दोगे, असम्बल करके नहीं दोगे, तो वो रॉकेट मेरे लिए बेकार है। दोनों ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यहां पे बिल्डिंग बन गई, सब कुछ बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, राइट। सपोज मान लो मैंने क्या बोल दिया, बाउंड्री के ऊपर वायर फेंसिंग करना बाकी था, बस ये ले। अब यहां पे भी 2% काम बाकी है, यहां पे भी 2% काम बाकी है, पर दोनों में फर्क है। इस 2% की वजह से आपकी सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग रहना शुरू कर देंगे, लोग आपको पेमेंट देना शुरू कर देंगे, लोग रूम बुक करना शुरू कर देंगे, बट इस 2% के चक्कर में पूरा जो रॉकेट लॉन्च करने की जो पूरी तैयारी है दोस्तों, वो बेकार रह जाएगी। यस और नो? यस। तो ये बोलते हैं सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस के केस में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या बोलोगे, हो गया है क्या? नहीं, 100% एग्जीक्यूटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो ये, अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं ये वाले केस की बात करता हूँ, आगे वायर फेंसिंग वाले केस की, क्योंकि अभी 10 करोड़ लेना बाकी, तो बोले भैया सिर्फ वायर फेंसिंग ही बाकी है, आप एक काम करो 10 करोड़ मेरे को दे दो, ये 2-3 हफ्ते में कंप्लीट करके दे दूंगा। बोले नहीं सर, जब तक वायर फेंसिंग नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होएगा अभी। बोले साहब मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को चाहिए, वायर फेंसिंग का काम हो जाएगा बट आज मेरे को पैसे की जरूरत है, दूसरी जगह पे बुकिंग है, मेरा बिजनेस पूरा अफेक्ट हो जाएगा, मुझे पैसों की जरूरत, पैसे आगे मुझे यूज करना है। बोले साहब नहीं, बोले देना तो पड़ेगा आज आपको, क्योंकि वायर फेंसिंग के लिए मेरे को अभी जो है 1-2 हफ्ते लगेंगे और मैं उतना वेट नहीं कर सकता पैसे के लिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। यस। बोले नहीं साहब नहीं दोगे, मैं कोर्ट पे जाऊंगा। वो कोर्ट पे चली गई बात। अब कोर्ट के पास बात गई तो उसने बोला साहब एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं साहब, परफॉर्मेंस होगा तभी पेमेंट करूंगा, आप परफॉर्म करोगे अपना ऑब्लिगेशन तो ही मैं अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करूंगा एज ए कंसिडरेशन। कोर्ट ने बोला सब ये जो 2% काम ऐसा है कि अगर ये 2% काम नहीं भी होगा तो आपकी सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रीजन वो बोल रहा है कि वो 1-2 हफ्ते में कर देगा। इस केस में मैं ये बोलूंगा कि उसने ये जो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस है दैट इज डीम्ड टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे इसने बोल दिया डीम्ड टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, पिक्चर समझ में आ जाए, क्या लग जाएगा दोस्तों, सेक्शन नंबर 37। और जैसे ही सेक्शन 37 लगता है तो ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि आपको अपना ऑब्लिगेशन जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस पार्टी ने अपना एक्चुअल परफॉर्म कर दिया है, एक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू पे इंटायर अमाउंट एंड ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक लिखित ले सकते हो कि आप 3 हफ्ते में जो है कंप्लीट करके दोगे, पर एज सच आप उसका अमाउंट रोक नहीं सकते हो। और अगर रोकना है तो ठीक है रोक लो, आप उसको 9 करोड़ दे दो, 1 करोड़ रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके लिए एज सच कोई एक्ट में प्रोविजन नहीं है, ये टोटली डिपेंड कर दिया गया किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ कोर्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। कि इस सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस को डीम टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस बनाना है या नहीं बनाना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, राइट। एंड कोर्ट विल गिव हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट
of the case, nature of the contract. Okay, extent up to which level contract has been performed, right? कितना मैं बोल सकता हूँ कि कितना परफॉर्मेंस है जो अभी तक अनडन है, क्लियर है ना क्लियर। तो अगर वो नेग्लिजिबल है तो फिर कोर्ट अलाउ कर देगी कि डीम टू बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा। और अगर उसको लगा कि भैया मेन पार्ट अभी बनाना बाकी है तो फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में नहीं देगी, बोलेगी भाई अभी आपका जो परफॉर्मेंस है yet to be pending है, you have to complete that obligation and then other party will yes complete his performance. I hope I am clear or not clear? Yes. तो इस केस में depend upon क्या क्रक्स रहेगा substantial performance के केस में? Depends upon the judgment of the court. क्या बोला मैंने? लिख लो, आपको लिखना हो तो depends upon the judgment of court that whether execution of performance या substantial execution of performance will be treated as deemed actual performance or not depend upon certain criteria, that is number 1, to the extent obligation is performed. Number 2, what portion of obligation undone, etc. इस तरीके से बहुत से फैक्टर है, वो फैक्टर भी जो है वो कोर्ट का जजमेंट डिसाइड करेगा, राइट? ये सच ये चीजें लॉ में नहीं दी गई है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस के केस में। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, पेमेंट दिलाना है नहीं दिलाना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। पार्शियल परफॉर्मेंस के केस में क्या होएगा, अब इसको भी समझ लो। पार्शियल परफॉर्मेंस, मैंने बोला आपने 40% काम कर दिया है, 60% काम अभी पेंडिंग है, डन। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लो आपने किसको बुलाया, कारपेंटर को बुलाया, एग्जांपल, या ये एग्जांपल आप ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कारपेंटर ने आपकी पूरी फर्नीचर जो है वो प्रॉपर, यू नो दैट रूम था प्रॉपर, उसको फर्निश्ड करना चाहते थे, तो आपने कारपेंटर हायर किया, उसने अपना बनाना शुरू किया, 40% काम हुए थे, बट आपको उसका काम पसंद नहीं आया, बोले रुक जा भाई, सही एग्रीमेंट हो गया, ऑफर गया, एक्सेप्टेंस आ गया, सारी चीजें हो गई, पर जब वो कारपेंटिंग अपनी कर रहा था 40% ही काम उसने किया था, पर आपको मजा नहीं आया काम में, आपने बोले रुक जा भाई, मुझे तेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं यहीं पे स्टॉप करते हैं काम को। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था सपोज कितने का था, 10 लाख रुपए का, बोले तूने अप्रॉक्स 40% काम किया, ये ले 4 लाख रुपए और काम खत्म कर। क्वेश्चन आया वेदर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्चुअल परफॉर्मेंस। 10 लाख का काम था, उसने बोला 4 लाख रुपए ले ले, बात खत्म, अपना काम आप, मैं मान लिया कि आपका काम पूरा हो गया। बोले नहीं साहब, मैंने तो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस किया, वो थोड़ा सा काम बचा है साहब। तो क्या पार्शियल परफॉर्मेंस और सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में फर्क है? हाँ सर फर्क है। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों, अबाउट टू कंप्लीट। पार्शियल परफॉर्मेंस क्या होता है कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द वर्क इज येट टू बी परफॉर्म्ड।
अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, परफॉर्म करना बाकी है, पर आपको अगर काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको पार्शियली परफॉर्म करके, पेमेंट करके आप उसको जो है वहीं पे स्टॉप कर सकते हो. इट मीन्स दैट व्हाट प्रोमिसी हैज ऑप्शन टू continue or to reject the obligation which is required to be performed. अगर भाई आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा, आपको लग रहा है नहीं काम करना, आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो. there is no chances of what breach of contract. उसने बोला साहब मैंने जैसे जैसे बोला था, जिस तरीके से जो मुझे फिनिशिंग चाहिए थी वो नहीं दे रहे साहब, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इसने आधा काम किया, मैं आधा पेमेंट कर रहा हूँ. अब अगर ये 4 लाख रुपए पाके 6 लाख रुपए के लिए अगर केस करने जाता है, मेरी बात समझ में आ जाए, whether it is called as breach of contract? No, it is not called as breach of contract. There is a partial performance, and for that purpose they have accordingly, respectively calculated the amount, and that has been paid. So if that proportion amount of money which is required to be paid actually paid, then there is no breach of contract. You can terminate the contract in between if promisor does not perform or unable to perform or fail to perform his obligation as desired by promisee. I hope I am clear or not clear. Yes. ये भी समझ में आ गया सर? पिक्चर क्लियर है? यस. तो जो हाफ डन वर्क है उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा. तो इस केस में क्रक्स क्या हो जाएगा? हाफ डन वर्क या अपोर्शन, जो भी आप वर्ड यूज कर दो. हाफ डन वर्क मतलब 40%, 50%, 60%, 70%, whatever, 30%, whatever. हाफ डन वर्क कैन बी treated as actual performance if promisee has paid apportioned consideration on the basis of logical calculation. Clear? Yes. Picture clear है? Yes. And there is no breach of contract. So if desired consideration or apportioned consideration has been paid, if apportioned consideration has been paid, for half work done, then there is no breach of contract. I hope I am clear. Yes, there is नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी बोलते सर एक्चुअल ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? क्या बोला मैंने? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. चलो ये कारपेंटिंग वाला एग्जांपल दे देता हूं मैं. ए और बी, ए कारपेंटर है और बी सपोज मान लो शॉपकीपर है. ठीक है. ए ने प्रॉमिस किया कि भैया ये कारपेंटिंग का काम पूरा कर लेगा. इसने बोला ठीक है मैं आपको 10 लाख रुपए जो है दे दूंगा, आप मेरा पूरा काम करके दे. भाई ठीक है सर. अब एग्रीमेंट तो हो गया. अब जैसे ही ए कारपेंटिंग करने के लिए वो साइट पे पहुंचा, राइट, उस साइट पे जो दीवार थी वो कच्ची दीवार थी. सपोज मिट्टी की बनी हुई दीवार थी, और चूंकि मिट्टी की बनी हुई दीवार थी तो उसको प्रॉपर बेस नहीं मिल रहा था. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस, प्रॉपर बेस नहीं मिल रहा था. और इसमें क्या हुआ था, शॉपकीपर ने बोला था ठीक है कारपेंटिंग का काम आप करोगे तो जो मटेरियल लगने वाला है वो आप लाओगे. मटेरियल भी आप करेगा, लेबर भी आप करेगा. तो बोले साहब ठीक है 10 लाख में, ध्यान से समझना, इसने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए और 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए तो 2 लाख ये और प्लस 1 लाख रुपए इसने अपने जेब से लगा के रॉ मटेरियल, जो भी मटेरियल लगने वाले थे, प्लाईवुड वगैरह, वो ले आया.
और वो लाया और उसने लगाने के लिए किया, बट जैसे ही उसने प्लाईवुड लगाने की कोशिश करता था, वो दीवार जो है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो उसको सपोर्ट नहीं मिलता था, प्रॉपर तरीके से वो जो है रैक, जो प्लाईवुड से रिलेटेड जो रैक बनाई जाती है वो नहीं बन पाती थी। कारपेंटर ने कोशिश की, कारपेंटर ने वो सारे मटेरियल कट पिट वगैरह करके सब बराबर कर दिया, पर जब लगाने गया तो उसको समझ में आया कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो बेस नहीं है, तो कारपेंटिंग का काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। उसने शॉपकीपर को बोला कि भैया या तो एक काम करो, इस काम को पोस्टपोन कर दो, आगे आप पक्की दीवार खड़ी कर लो, सीमेंटेड ब्रिक्स वगैरह प्रॉपर लगा के दीवार खड़ी कर लो, इसके बाद जो है हम कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना काम जो है परफॉर्म करेंगे। बोले नहीं साहब, इसी में करना है, तुमने पैसे लिए, एग्रीमेंट किया। बोले साहब, मुझे काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो बेसिक चीज़ें चाहिए, वो अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और आप, चूंकि मैं आपकी वजह से अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, राइट, आप वो मुझे इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जिसकी मुझे जरूरत है अपना काम करने के लिए, देन अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा, और उसकी वजह से जो भी नुकसान होएगा उस नुकसान की भरपाई आपको करना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो अमाउंट आपको मुझे पे करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे साहब? बोले साहब ऐसे ही है, क्योंकि मैंने तो भरोसा करके आपके कहने पे चीज़ें ले आई, पर आप मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे जिसकी मुझे ज़रूरत है। प्लाईवुड कच्चे मकान पे नहीं लग सकता है, पक्का मकान चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मुझे ये नहीं बताया कि कच्चा मकान है, और चूंकि मैं कारपेंटर तो मैं जानता हूँ कि प्लाईवुड वहीं पे लगता है जहाँ पे पक्का मकान है, तो ये तो डीम्ड अंडरस्टैंडिंग, प्लाईवुड वहीं लगता है। तो बात तो सही है। बी ने बोला नहीं, आप मेरे को ऐसा नहीं कर सकते हो भाई, अब नहीं हो रहा है ये आपका काम, अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और 2 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए वो वापस करो। मैं बोला नहीं साहब, आपने इन्वायरमेंट मेरे को प्रोवाइड नहीं किया और मेरा नुकसान हुआ, मेरा समय का नुकसान हुआ, लेबर को मैंने पे किया, 1 लाख जो मैंने जेब से लगाया वो पूरा पे करो, और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 60% भी आप मेरे को पे करो, क्योंकि मेरा समय गया है, मैं दूसरा काम कर सकता था, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। उस तरीके से उसने जो है बात रखी, नहीं माने, बात गया कोर्ट पे, और कोर्ट ने डिसीजन लिया क्या लगा के दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर अप्लाइड करके, जहां पे सेक्शन नंबर 38 था। सेक्शन नंबर 38 पे आइए क्या बोलता है। सेक्शन 38 बोलता है, हिंदी में बोल दूं आगे, हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया पर तुमने मुझे इनकार किया, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पर तुमने मुझे वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे इन्वायरमेंट नहीं दिए जिसकी जरूरत थी, तो जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। मैंने तुमसे प्यार किया पर तुमने मुझे इनकार किया, तो जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो, और मैं अपना पैसा लेके रहूंगा। Where a promiser has a promiser, what अंडरस्टैंड करना, promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted। अब अगर तुम इस ऑफर को क्या समझ लोगे, कौन सा वाला ऑफर, एग्रीमेंट करने के पहले वाला ऑफर, तो सब गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, एग्रीमेंट बनने के बाद परफॉर्मेंस करने के लिए आप ऑफर दिए। तो क्या ऑफर आ रहा है परफॉर्मेंस के लिए, आपने रॉ मटेरियल लाया, परचेज प्लाईवुड वगैरह लाया, उसकी पूरी कटिंग वटिंग कर दी, मतलब अब आप परफॉर्म करने के लिए रेडी, ऑफर दे रहे हो। तो उसने बोला भाई आ जाओ आ जाओ, अब आपने बोला ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। That offer, कौन सा ऑफर, ऑफर ऑफ इंटेंशन नहीं दोस्तों, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द promisee, the promiser is not responsible for non-performance, promiser is not responsible for non-performance nor does he thereby lose his rights under the contract। कहने का मतलब क्या है, अब अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है तो he is not responsible for that and you have to pay him that much amount for which you have promised। क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। पर यह शर्त तब अप्लाई होगी जब आप एवरी सच ऑफर, ऑफर करने वाला कौन है दोस्तों, प्रोमिसर, जब प्रोमिसर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
कौन सी कंडीशन? इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब अगर इसी एग्जांपल में प्रॉमिसर ने बोल दिया होता कि मेरा कच्चा घर है, अब प्लाईवुड लगाओ, बोल दिया होता उसने, और प्रॉमिसर यहां पे बोलता कि नहीं, आपने जो बोला कच्चे घर पे प्लाईवुड नहीं लग पाएगा, जब आप पक्का घर बनाओगे तभी प्लाईवुड लगेगा। मतलब उसने क्या दे दिया दोस्तों? कंडीशन दे दिया। समझना अच्छे से, कंडीशन दे दी कि पहले पक्का घर बनाओ, इसके बाद ही। ने बोले प्रॉमिस ही बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको करना तो ऐसे ही करो, नहीं तो रहने दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। कंडीशन देने के बावजूद भी वो रेडी कर गया कारपेंटर काम करने के लिए। इस केस में अब प्रॉमिसर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि प्रॉमिस ही बोलेगा भाई मैंने तुमको बताया था कच्चे घर पे ही करना है। अब आपने कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दे दी? पहले पक्का घर बनाओ, इसके बाद प्लाईवुड लगेगा उसमें। आ रहा है बात समझ में? तो या तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता, वो मना कर देता, बात खत्म हो जाती वहां पे। पर इसके बाद कंडीशन देने के बाद भी प्रॉमिसर रेडी हो गया कि ठीक है मैं बना दूंगा, और इसके बाद अगर वो नहीं बना पाया तो अब वो 38 नहीं लगा सकता दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 38 लगने के लिए प्रॉमिसर ने ये सारी कंडीशंस पूरी करनी चाहिए। नंबर 1 इज अनकंडीशनल, जैसा प्रॉमिसी बोल रहा है वैसे ही प्रॉमिसर एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने कोई भी कंडीशन लगाई तो एक तो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। भाई कंडीशन नहीं एक्सेप्टेबल है तो कैंसिल हो गया, क्योंकि क्रॉस ऑफर हो गया। ये सुनो, तो पुराना वाला जो फॉर्मर ऑफर वो कैंसिल हो, क्रॉस ऑफर याद है ना? यस। तो अनकंडीशनल होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला? प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेस पे। भाई इस टाइम पे करना है, इस दिन करना है, इस समय से स्टार्ट करना, वही टाइम वही प्लेस होना चाहिए। यस नो? अच्छा, अब मान लो इसमें एक कंडीशन हो गई थी कि उसने बोला था सपोज एक्स ब्रांड का जो है प्लाईवुड लाना है, और लाने वाले ने प्रॉमिसर ने लाया वाई ब्रांड का प्लाईवुड। यस और नो? यस। तो उस केस में भी क्या हो गया? कंडीशन डिस्टर्ब हो गया। कंडीशन डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट क्या हो गया? असर्टेन करते वक्त क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, एंड दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that, इंस्पेक्ट करना चाहिए the person by whom it is made is able and willing there, करने वाला वही है, and to do the whole of what he is bound by his promise to do। तो कहने का मतलब क्या है? It must be made at a proper time। ऑफर जो है प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पर, एंड दैट द पर्सन टू whom it is made, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? पर्सन टू whom it is made मतलब प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए असर्टेन करने की, मतलब चेक करने, हाँ भैया प्लाईवुड वही है क्या, ये सारी चीजें वही है, जितने भी मटेरियल लगने वाले मैंने जैसा बोला था वही है क्या, वही कलर का पेंट है, सारी चीजें। दैट द पर्सन बाय whom it is made, बाय whom मतलब अगेन प्रॉमिसर। तो यह बोल रहा है प्रॉमिसी इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो प्रॉमिसर है मस्ट बी एबल एंड विलिंग देयर, कि भैया तुम काम कर सकते नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो, तुम्हारे पास उतनी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है या नहीं है, एंड देन उसके बाद टू डू द होल ऑफ, और क्या आप पूरा काम एज इट इज कर पाओगे? क्या बोला मैंने? पूरा काम जैसा मैंने बोला है, ये 10 लाख के लिए जैसा मैंने आपको डिजाइन बना के दिया है, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा एज इट इज 100%, 98% भी अगर गड़बड़ किया ना मतलब 2% भी गड़बड़ किया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर बोला होल मतलब कंप्लीट 100% आपने बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, मतलब एज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉमिसी होना चाहिए, ये इंस्पेक्शन होनी चाहिए। एंड चौथा क्या बोलता है? प्रॉमिसी के पास इसके अलावा भी मस्ट हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सीइंग दैट, अगेन इंस्पेक्शन, 2 इंस्पेक्शन होगा। तो एक तो क्या बोल रहा है कि उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल चेक कर लेगा, एक्सपीरियंस लेवल चेक कर लेगा, और ये देखेगा कि जो भी उसने काम किया वो 100% उसके हिसाब से या नहीं। एंड नंबर 2 क्या देखेगा? चेक करेगा द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग, जो मैंने बोला था वही लाया है। ब्रांड मैंने एक्स बोला था, एक्स ब्रांड लाया गया, वाई ब्रांड अगर हुआ तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर सकता है, उसमें जो भी लॉस होगा वो प्रॉमिसर का होगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया क्या? यस। लास्ट पॉइंट है एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस। तो ये जब मैं ज्वाइंट प्रॉमिस की बात करूंगा तब मैं इसको कवर करूंगा। तो क्या बोल रहा है? एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। कहने का मतलब क्या है? अगर ए प्रॉमिसर है और बी सी डी प्रॉमिसी है, तो बी सी डी मिलके बोल रहे कि भैया मेरे ऑफिस बनाओ, इसमें तीनों लोगों का शेयर है। तो ए ने अगर क्या कर दिया,
एक को भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि वो तीनों को दिया, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? यस। क्या लिखा है? धोखा धोखा ही होता है साहब, चाहे एक बार, दो या 1000 बार। इश्क में एक चोट का मतलब भी 1000 होता है। तो अगर आपने एक को झटका दिया तो इसका मतलब आपने सभी को झटका दिया, और अगर आपने एक से अच्छा निभाया मतलब आपने सभी से अच्छा निभाया। तो कॉन्सेप्ट 38 समझ में आ गया होगा दोस्तों। 38 बहुत सिंपल सा बोलता है कि भैया बी जैसा बोल रहा है वैसे ही ए को करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाया उसने, बात समझ में आ गई? यस। मतलब ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, राइट, चारों अनकंडीशन मतलब जैसा बी ने बोला था वैसा ही ए ने किया, इसके बावजूद भी अगर बी ने उसको वो फैसिलिटीज नहीं दी जिसकी उसे जरूरत थी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो कौन निभाएगा बेटा? प्रॉमिस। समझ में आ गया? प्रॉमिसर को कोई भी नुकसान नहीं होएगा और वो अपना पूरा पैसा ले लेगा। नुकसान जितना भी होगा किसका होगा? प्रॉमिसिंग। पर अगर इन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन गड़बड़ हो गई, या तो प्रॉमिसर ने प्रॉमिस के हिसाब से मटेरियल नहीं लाया, या तो उसने कोई अलग कंडीशन पुट अप कर दिया, राइट, या इंस्पेक्शन के दौरान लगा कि भैया आप उतना एक्सपीरियंस नहीं हो जितना होना चाहिए, और या तो आपने 100% में से 95% हमारे मन का काम किया, 5% मेरे मन का काम नहीं किया, तो फिर इस केस में जो नुकसान होगा वो प्रॉमिसर का होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो ये 38 जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में आ सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 39 अपन नेक्स्ट सेशन पे करेंगे, 37, 38। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो ठीक है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, बाकी की सारी चीजें जो है नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे। ठीक है, इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।